प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। मैं विजय प्रकाश भारती। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित शीर्षक मित्रता का, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो बदल गया है, तो उस पैटर्न के आधार पर हम लोग इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रथम व्याख्या दी गई है, मित्रों के चुनाव के आद्यांत हमने लिख दिया है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे वह राक्षस बनावे या देवता। ये इसके आगे देखते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बड़ा बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ये गद्यांश पर समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो प्रश्न आए हैं वो हमें हल करने हैं। उसे हम कैसे हल करेंगे? उसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक आपके पास है, तो उसमें आप उसको पूरा पढ़ेंगे पहले, और पेंसिल लेकर या पेन के साथ बैठेंगे और उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। और गद्यांश को पढ़ने से पहले एक तरीका होता है कि जो प्रश्न दिए गए उनको हम पढ़ लें, तब उस गद्यांश को पढ़ना शुरू करें। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश यानी जो गद्यांश आया है, तो उसके जो पाठ के लेखक हैं उनका नाम पूछा है, शीर्षक का नाम। तो यहाँ सीधे से हमने ऊपर लिख दिया है कि पाठ का नाम मित्रता है और जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है वो हल हो जाता है। इसका उत्तर ये होता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो उत्तर होगा पाठ का नाम जो है वो मित्रता है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जो ब प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम लोग इसका रेखांकित अंश क्या है? हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। तो हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे या देवता। ये रेखांकित अंश हो गया। तो इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है संसार में, तो वह 4 अवस्थाओं से गुजरता है, और उसकी जो बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था प्रारंभ होती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसका मन जो है अशांत रहता है। ठीक है भाई, किशोरावस्था के लिए डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा था किशोरावस्था उद्वेग, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। लेकिन किशोरावस्था में हमारे अंदर उत्साह होता है, सहयोग की भावना होती है, और हमारे मन में देश प्रेम की भावना होती है। तो इन भावनाओं से मनुष्य ओतप्रोत होता है। किशोरावस्था जैसे वो आगे बढ़ता है युवा अवस्था की ओर, तो वो उसके अंदर सहयोग की भावनाएं और बलवती होती जाती हैं। तो उसी को यहाँ पर व्याख्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। यानी कि मनुष्य धीरे धीरे जब बड़ा होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था को पार करके जब वह निकलता है युवा अवस्था में, तो उसके अंदर सहयोग की भावना होती है, आज्ञाकारिता होती है, वह संस्कारी होता है, एक दूसरे का सम्मान करने वाला होता है। तो ऐसे समय में वह जब किसी दूसरे मनुष्य को देखता है तो उसके मन में उसके प्रति प्रेम के भाव जागृत होते हैं। वह एक दूसरे को सहयोग की भावना से मनुष्य के नजर से देखता है और एक दूसरे के प्रति सहयोग की कार्रवाई अपनाता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है, अर्थात हमारे जो भाव हैं, हमारे हृदय में, मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं,
अपरिमित असीमित होती हैं, वो बेडौल होती हैं। उन जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनका कोई विशेष आकार नहीं होता है कि वो बड़ा सुंदर आकार भी नहीं, उसमें कुछ विकृतियां होती हैं कि हमारा जो एक कह लीजिए कि उनकी जो मन में कल्पना बसती है, कल्पना का जो रूप है वो बहुत सुंदर नहीं, थोड़ा सा बिगड़ा अपरिमार्जित रहता है, जो विशेष प्रवृत्तियों के आगमन से होता है। जो विभिन्न प्रकार के भाव मन में उमड़ते रहे, उसके कारण उसके जो भाव हैं वो बदलते रहते हैं। हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, जो रुचि है, वो अपरिपक्व, अर्थात कि मन लगा करके व्यक्ति कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, मन से एक काम को नहीं कर पाता है, कार्य पूर्ण नहीं होता, तभी उसके मन में दूसरा ख्याल विचार आ जाता है, वो उसकी ओर ध्यान देने लगता है। हम लोग फिर आगे कहते हैं हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यानी कि जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य है, वह इस अवस्था में इस समय ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से मिट्टी से एक मूर्ति का आकार बनाया जाए, इसे पकाया न जाए, इसे छोड़ दिया जाए, अर्थात अपरिपक्व, जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे या देवता। यानी कि जैसे कि मिट्टी कुम्हार होता है, वो मिट्टी को खोदता है, पानी डालता है, तैयार करता है, पटकता, फिर उसको अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से वह अपने मन मुताबिक उसे एक स्वरूप प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से यह अवस्था मनुष्य के लिए होती है कि अगर मनुष्य ने विचार कर लिया, उस मनुष्य ने विचार कर लिया कि हमें फला व्यक्ति को या उस व्यक्ति को इस रूप में ढालना है, इस रास्ते पर लेकर आगे बढ़ना है, तो अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के अनुसार वह व्यक्ति जिसको अपने जैसा बनाना चाहता है, वो उसको वैसा अपने मनोभाव के अनुरूप आकार दे देता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है। जो सब प्रश्न है वो देखते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है। तो पहली पंक्ति में इसका उत्तर है, मित्रों के चुनाव की उपयोगिता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। ये पंक्ति देख रहे हैं, पहली पंक्ति है, इसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न है आपका, फिर से सुनिएगा, उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। ठीक, इस प्रकार से व्याख्या ही समाप्त हो जाती है। तो आइए हम लोग एक दूसरी व्याख्या को देखते हैं। ख व्याख्या नंबर 1, ये एक का हम लिखा, क देखा, तो अब इसका ख देखेंगे हम लोग। ख में आता है विश्वास पात्र मित्र, आद्यंत यहां लिखेंगे, आद्यंत क्या लिखेंगे, विश्वास पात्र मित्र, जीवन की एक औषधि है। तो विश्वास में हमने लिखा है, चलो जीवन लिख देते हैं, इस डॉट 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 किया, अंतिम के 2-3 शब्द हम यहां लिखेंगे, पुरुष को करना चाहिए। चलिए यहां लिख देते हैं, पुरुष को करना चाहिए। ये यहां पर ये समाप्त हो जा रहा है। तो आइए पहले इसको हम पढ़कर देखते हैं। गांधी शुक्ल जी लिखते हैं कि विश्वासपात्र मित्र जीवन की औषधि है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। ये हमारा द्वितीय गद्यांश है। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका प्रश्न पहला है,
इसमें दिया गया उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। फिर वही लिखेंगे हम कि इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और पाठ का नाम मित्रता है। इसको ऐसे कर लीजिए, इस पाठ का नाम मित्रता है और इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा देखते हैं व्याख्या में, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश केवल मात्र इतना है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसकी व्याख्या करेंगे कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम? इसकी व्याख्या करने वाले विश्वास पात्र जो मनुष्य होता, व्यक्ति होता है, जो दोस्त होता है, मित्र होता है, वह एक औषधि के समान होता है, अर्थात दवा के समान होता है। क्यों? क्योंकि जो दवा होती है वह हमारे रोगों को जड़ से समाप्त कर देती है। हमारे अंदर जो रोग हैं, कष्ट हैं, उन कष्टों से हमें दूर कर देती है, निजात दिला देती है। कैसे? उस रोग को खत्म करके। ठीक उसी प्रकार से विश्वास पात्र जो मित्र होता है वह हमारे अंदर से दुर्गुण रूपी रोगों को, बुराई रूपी रोगों को दूर कर देता है और हमें, हमारे मस्तिष्क को सुखी बना देता है, स्वच्छ बना देता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। इसकी व्याख्या है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि दवा के समान है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि एक दवा मनुष्य के अंदर पल रहे रोग, पनपे रोग को, व्याधि या दुख को समाप्त करके शरीर को स्वस्थ कर देती है, ठीक उसी प्रकार से जो विश्वासपात्र मित्र होता है वह हमारे मनुष्य के अंदर पनप रही बुराइयों या उत्पन्न हुई बुराइयों को समाप्त कर देता है, अर्थात बुराई के रास्ते से हटाकर हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाता है। अर्थात हमारे जो गुण दोष हैं उन दोषों से को दूर करने में वो सहायक होता है, यानी कि वो हमारे दोषों को समाप्त कर देता है। तो अगर आप प्रश्न देखते हैं, मनुष्य को कैसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए? मनुष्य को कैसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की से निपुणता परख होती है और अच्छी से अच्छी मात्रा का धैर्य और कोमलता होती है। मनुष्य को ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा।